देश की राजधानी दिल्ली है, जहां चुनाव हुए 10 महीने बीत चुके हैं। दिल्ली में जनता प्रदूषण से इस समय परेशान है, लगातार सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने माफी मांगी है और कहा है कि 8 महीने में प्रदूषण दूर नहीं किया जा सकता। सर्वे में दिल्ली के 82% लोगों ने कह दिया कि उनके करीबियों को प्रदूषण की वजह से बीमारी हो रही है, लेकिन दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा कहते हैं, माफ कर दे जनता, 9-10 महीने में सरकार प्रदूषण पूरा साफ नहीं कर सकती। मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं, इतना कहना चाहता हूं, 9-10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन को साफ कर सके, ऐसा असंभव है। सर्वे में 8% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि दिल्ली के प्रदूषण की वजह से अब वो दिल्ली में अपना घर छोड़ देना चाहते हैं, और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री जनता को देश की राजधानी छोड़ने की मजबूरी वाले हालात में कहते हैं, बीमारी तो पुरानी सरकारों की देन है। बिल्कुल पोल्यूशन दिल्ली में है। पोल्यूशन की बीमारी दिल्ली के कारण बच्चों की सेहत के ऊपर खात्मा कर रही है, नुकसान कर रही है, लेकिन ये बीमारी आम आदमी पार्टी की हमें दी हुई है, जिसको हम ठीक करने का काम कर रहे हैं। हम तो एक डॉक्टर की तरह उस पर रोज कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये बीमार करने का काम आदमी पार्टी देके गई है। सर्वे में जवाब देने वाले 73% लोग दिल्ली में उस मेडिकल खर्च को लेकर चिंतित हो गए हैं जिसमें प्रदूषण लगातार बीमार कर रहा है, लेकिन दिल्ली के पर्यावरण मंत्री कहते हैं, 25 साल से हमारी सरकार तो थी नहीं, प्रदूषण के जिम्मेदार केजरीवाल और राहुल गांधी। 10 साल की आम आदमी पार्टी की बीमारियां, 11 साल की और 15 साल की कांग्रेस की बीमारी जो है, जो अभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी मास्क लगाकर कहने की बातें कर रहे हैं। मैं राहुल और प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं, कहां थे आपके मास्क पिछले साल? पिछले साल इससे ज्यादा पोल्यूशन था, पिछले साल इससे ज्यादा गंदे दिन थे। पिछले साल आज के दिन भी अगर हम बात कर रहे हैं तो 380 AQI था, लेकिन ना राहुल गांधी आपको दिखे ना प्रियंका गांधी दिखे, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के लाभ आप लोग मिले हुए लोग थे, और आज इनको ये सब बातें याद आई हैं। प्रदूषण भी दिल्ली और आसपास की जनता की लाचारगी पर ठहाके लगाकर हंसता होगा। जहां केजरीवाल सरकार के राज में कहा जाता रहा, बीजेपी फंड नहीं दे रही, दिल्ली से सटे बीजेपी शासित राज्यों से प्रदूषण कंट्रोल करने में मदद नहीं मिल रही, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं जी। वहीं अब जनता ने बीजेपी को दिल्ली में ऐतिहासिक जीत दिला दी, तब भी जवाब मिल रहा है, प्रदूषण तो केजरीवाल के राज में ज्यादा था, हम तो कंट्रोल कर रहे हैं। कांग्रेस केजरीवाल के राज में 25 साल पहला प्रदूषण हटाने में वक्त लगेगा, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर हम आज ही के दिन की बात करें तो पिछले साल 380 था, जो कि आज 363 है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने ये 10 साल की बीमारी हमें दी है। सबसे बड़ा भद्दा मजाक दिल्ली के साथ ये हो रहा है, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली को बर्बाद करके, दिल्ली को कूड़े का ढेर बनाकर खुद मूवियां देख रहे हैं। कल अपनी वीडियो डाल रहे हैं कि मैं मूवी देखने आया हूं। दिल्ली से भगौड़े जो दिल्ली के 10 साल राज कर 12 साल राज करने के बाद एक दिन भी विपक्ष के नहीं बैठे और फिर सत्ता के लोभ लालच में चलते पंजाब भाग गए, और उन्हीं की पार्टी दिल्ली के अंदर जो उन्हीं की दी हुई बीमारी है, जो कि पोल्यूशन, वही निरंतर 10 साल तक जिस पे कोई काम नहीं किया, उसी बीमारी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बताइए, जिन लोगों ने बीमारी दी है वो ही बीमारी देने वाले लोग ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 2015 से 2025 तक सत्ता में केजरीवाल थे, तब प्रदूषण के खिलाफ बीजेपी करती थी। 2025 फरवरी से सत्ता बीजेपी की है, प्रदूषण पर प्रदर्शन की बारी अब आम आदमी पार्टी की। न खत्म हुआ प्रदूषण, न खत्म हुई प्रदूषण पर पॉलिटिक्स, जनता को मिली केवल सियासत। दिल्ली सचिवालय की बाहर की तस्वीरें मैं आपको अपने पीछे दिखाना चाहूंगा, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जो हैं हाथ में थालियां लेकर यहां पर इकट्ठे हुए हैं। थालियां बजाकर वो सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्रदूषण का मुद्दा इस समय दिल्ली में बहुत गंभीर हो चुका है। जो प्रदूषण का स्तर है वेरी पुअर और सीवियर की कैटेगरी को पार कर चुका है, उसी को लेकर जो सियासत तेज है। आज दिल्ली का हाल इतना बुरा है कि लोगों को लगता है कि ऐसी मुख्यमंत्री जो AQI नहीं बोल सकती, उसको AIQ बोलती हैं, IQ बोलती हैं, QQ बोलती हैं, QIQ बोलती हैं, ऐसी मुख्यमंत्री क्या दिल्ली के पॉल्यूशन को सुधार सकती है? एक बड़ा सवाल लोगों के मन में है।
फिलहाल दिल्ली की सरकार इस बात पर अपनी पीठ थपथपवा लेना चाहती है कि अरे AQI में 17 पॉइंट तो कम से कम घटवा दिया ना। लेकिन सच ये भी है कि दिल्ली के 40 निगरानी केंद्रों में से 27 में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। प्रदूषण की गंभीर हालत की वजह से ही ग्रैफ 4 लागू कर दिया गया है। प्रदूषण बढ़ा है तभी तो अब दिल्ली में BS6 से नीचे की गाड़ियां एंट्री नहीं पाएंगी। प्रदूषण घटा नहीं है तभी तो दिल्ली में नियम बन गया कि गाड़ी का प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं होगा तो न पेट्रोल मिलेगा न डीजल। इस चीज़ पे बहुत इम्पैक्ट हो रहा है, बड़ों के लिए, उम्र वालों के लिए और बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। तो हम लोगों को इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जो प्योरिटी होनी चाहिए वो नहीं है एनवायरनमेंट में। काफ़ी डस्ट भी है, ये आंखों को मतलब पॉल्यूट भी कर रहा है और जिससे काफ़ी डिसीजेस भी हो रही हैं। ऐसा कुछ जनता इंडिया गेट पर खड़े होकर कहती कि दिल्ली आकर तबीयत बिगड़ जा रही है और जिस राज्य के पर्यावरण मंत्री प्रदूषण पर राहत तुरंत न दिलाने पर माफी मांगते हैं। मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं, इतना कहना चाहता हूं, 9-10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन को साफ कर सके ऐसा असंभव है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 10 महीने में प्रदूषण दूर करने के वायदे पर कितना बदल गई, इसका आज सबूत देख लीजिए। इस बार की सर्दियों में आपको दिल्ली छोड़ के ना जाना पड़े, इस काम को बहुत ही गहन तरीके से किया जाएगा। AQI उसको आप चेक करें और आपको ध्यान में आएगा कि किस तरीके से दिल्ली का पॉल्यूशन कम हो रहा है। वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो जाकर के आज इंडिया गेट पे प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आप आज प्रदूषण कोई आज नहीं है, सालों से प्रदूषण की ये स्थिति है। पिछली सरकार ने क्या किया? तब आप कहां थे प्रदूषण पे? तब आपको धरने प्रदर्शन याद नहीं आए? तब आपने कुछ नहीं किया। 27 साल का बैकलॉग है, 27 महीने तो चाहिए सरकार को काम करने के लिए। समस्या केवल दिल्ली सरकार की ही नहीं है, ये चुनौती पूरे देश की है, क्योंकि हकीकत यह भी है कि देश के कुछ हिस्से ही बचे हैं जहां प्रदूषण कम है, वरना बाकी जगह तो जहां जाइए प्रदूषण ही पाइएगा। और इसको रोकने में हर दल की सरकार की हकीकत यह है कि देश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एजेंसियों में 45% से ज्यादा पद खाली पड़े। संसद में पर्यावरण राज्य मंत्री ने बताया कि CPCB में 16%, राज्य की प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में करीब 48% और प्रदूषण रोकने की समितियों में 43% पद खाली है। सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बावजूद तमाम राज्यों में गंभीर स्टाफ की कमी बनी हुई है। संसद के मौजूदा सत्र में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और इकाइयों में खाली पड़े पदों को लेकर सवाल पूछा गया। पर्यावरण मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों में जहां मंजूर 6,932 पदों में से 3,161 पद खाली पड़े हैं, यानी कुल पदों का 45.6% भरा नहीं गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB में कुल 393 पदों में से 64 पद खाली हैं, जो 16.3% की कमी है। असली संकट राज्यों में है जहां वायु गुणवत्ता सबसे खराब है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 6,137 पदों में से 2,921 पद खाली हैं, यानी उनमें करीब 48% स्टाफ की कमी है। प्रदूषण नियंत्रण समितियों में कुल 402 पदों में से 176 पद यानी 43.8% खाली है। जो प्रदूषण रोकने के विभाग, समिति, बोर्ड में पद नहीं भर पा रहे हैं, वो क्या वाकई जनता को साफ हवा दे सकते हैं? दुनिया में सबसे ज्यादा हादसे भारत में होते हैं, यह ऐसा रिकॉर्ड है जो भारत के माथे पर किसी कलंक से कम नहीं। आज सुबह सुबह देश मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे से परेशान हो गए। मथुरा में कोहरे की वजह से एक्सप्रेसवे पर 8 बसें और 3 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिससे 13 लोग जिंदा जलकर मर गए। यमुना एक्सप्रेसवे पर अचानक क्यों मचा मौत का तांडव? हुए थे तब बस आगे लड़ गई। क्या ओवर स्पीड की वजह से मथुरा में कोहराम मच गया? 4 बजे करीब में हुआ है। पहले ट्रेवलर गाड़ी हुई, उसके पीछे स्विफ्ट लड़ी है। स्विफ्ट के पीछे बस वाला जो आया तो बस वाले ने अचानक ब्रेक मार के पूरी गाड़ी रोड पे लंबी हो गई। मथुरा का थाना बलदेव, जिसमें आने वाले यमुना एक्सप्रेसवे पर घना कोहरा जानलेवा साबित हुआ। लो विजिबिलिटी होने से यहाँ बड़ा हादसा हुआ।
यहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो बता रहे थे करीब 3:40 के आसपास आग लगी है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे आया हूँ 4:05 या 7 मिनट पे। तो पीछे बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था, मैंने अपनी गाड़ी वहीं पार्क करके और जब मैं यहाँ पे भगते हुए आया और आके देखा तो बहुत आग लगी हुई थी, और उस टाइम पे यहाँ पे फायर ब्रिगेड नहीं पहुँची हुई थी, मतलब करीब आधे घंटे में फायर ब्रिगेड नहीं पहुँची थी यहाँ पे। यमुना एक्सप्रेसवे पर यह हादसा माइलस्टोन 127 पर हुआ जब अचानक स्लीपर बस के आगे धुंध आ गई। इस वजह से ड्राइवर ने ब्रेक मारकर रफ्तार धीमी की, जिससे पीछे आ रही 6 बस और 4 गाड़ियां आपस में भिड़ गईं। इस टक्कर से एसी बस में आग लग गई, लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिला। ये मथुरा में सुबह 4 बजे के आसपास हुए हादसे की तस्वीर है, जिसमें गाड़ियों में आग लगने के बाद धमाके भी सुने गए। अचानक गाड़ियों में आग लगने से चीख पुकार मच गई। कई यात्रियों ने बसों से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन कई यात्रियों की आग की चपेट में आने से दुखद मौत हो गई। रास्ते में अंधेरा बहुत छाया हुआ था, दिखाई नहीं दिया। गाड़ी जोर से आवाज की, हम लोग सब हकबका गए। गेट खोलकर जैसे निकले, पीछे से धाड़ सब बसें सब लड़ रही थी जोर से। आ रहे थे, हैदरगढ़ से बैठे थे, तो हमारी बस जो थी वो भी लड़ गई है। आगे से पूरा शो खत्म हो गया था, पीछे वाले गेट से हम लोग निकल पाए। एक्सीडेंट भयंकर था, आग बहुत तेज दौड़ चुकी थी, 3 गाड़ियों में आग लग चुकी थी। जब मैं आया तो उसमें 4-5 लोग फंसे थे, मैंने उसको एक को निकाला उसमें से, गाड़ी से अंदर से घुल के। 3 उसमें और रह गए थे, एक कोई मुरैना उसका था, कानपुर का, सॉरी। मैंने उसको निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन तीनों लोग सीट में फंसे थे, नहीं निकल पाए हमसे। तब तक गाड़ी में आग अंदर दौड़ गई। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पोस्ट के जरिए संवेदना जताई। लिखा कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुई दुर्घटना में हुई जान माल की हानि अत्यंत पीड़ादायक है। मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। केंद्र सरकार की तरफ से मरने वालों के परिवारों को 2 लाख रुपए, घायलों को 50,000 रुपए की मुआवजे का ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे पर दुख जताया। जो बस में बैठे लोग थे या अन्य वाहन चालक या पार कर रहे व्यक्ति थे, उनसे भी पूछताछ में ये बात आई कि वहाँ बहुत घना कोहरा होने के चलते ये दुर्घटना हुई। यद्यपि यह विवेचना का विषय है और उसमें विस्तृत रूप से इस पे विश्लेषण किया जाएगा। दिल्ली जा रहे थे और रास्ते में 3:30 बजे अंधेरा इतना छाया हुआ था, कोहरे से दिख नहीं रहा था। गाड़ी हमारी लड़ी, आगे 4-5 गाड़ियां और लड़ी थी। हम लोग सुरक्षित गाड़ी से बाहर निकले, 5 लोग बाहर निकलकर तब तक और गाड़ी सब लड़ रही थी, जोर से आवाज आ रही थी। तो हम लोग पीछे से भागे कि डिवाइडर क्रॉस कर जाएं। जैसे डिवाइडर क्रॉस कर रहे थे, हम बस आ गई तेज से आई बस, और जो खत्म हुए अखिलेन प्रताप जी, वो उसकी चपेट में आ गए। हम टिकवा गए उस तरफ डिवाइडर पे, वो ऑन द स्पॉट। कितनी गाड़ियां टकराई थी? गाड़ियां कुल शायद 30-35 गाड़ी टकराई। टक्कर कितनी ज्यादा तेज थी कि गाड़ियां एक दूसरे में जा घुसी। यह हादसे का शिकार हुई बस देखिए किस तरह टूट गई है। बस में 2-3-4 बसें टकरा गई आपस में, फिर उनमें आग लग गई है। कितने लोग घायल होंगे? हमें तो लग रहा है 5-6 लोग तो जिंदा जल गए। जिंदा जले हैं। तेज रफ्तार की वजह से हुए इस हादसे के बाद प्रशासन घने कोहरे में ओवर स्पीडिंग रोकने के लिए सख्ती कर रहा है कि वाहनों की स्पीड कम की जाए। जो ओवरटेकिंग करते हैं, एक दूसरे को आगे पीछे करने की होड़ लगाते हैं, उस पर भी रोक लगाई जाए। कन्वाय बना करके वाहनों को पास कराया जाए जब तक कि मौसम प्रतिकूल है। इस हादसे में सबसे अफसोसजनक बात प्रशासन का रवैया बताया गया, जिसने सर्दियों के घने कोहरे में हर साल होने वाले हादसों से भी कुछ नहीं सीखा और इस तरह के एहतियाती कदम उठाने की याद उसे इतने बड़े हादसे के बाद अब आई है। यमुना एक्सप्रेसवे से अगर आप गुजरे होंगे तो आपने भी देखा होगा कि लोग किस कदर नियमों की धज्जियां कई बार उड़ाते हैं। इसे रोकने के लिए 14 दिसंबर की रात 12 बजे से नई स्पीड लिमिट जारी की गई। यमुना एक्सप्रेसवे पर अब हल्के वाहनों की अधिकतम गति 100 से घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों की 80 से घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। नई स्पीड लिमिट के बाद अगर कोई भी 3 घंटे के सफर को 2 घंटे में पूरा करता है तो सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे उसे स्पीड को रीड करने के बाद मैसेज कंट्रोल रूम के पास भेजते हैं। लेकिन अधिकतर गाड़ी चलाने वाले कैमरे को देखने के बाद अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर लेते हैं और चालान से बच जाते हैं।
कैमरा दूर होने पर स्पीड फिर बढ़ा देते हैं। अब आपको उस सियासी बयान से खबरदार करते हैं जिसकी गूंज आने वाले कई दिनों तक सुनाई पड़ सकती है। पृथ्वीराज चव्हाण ने ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित बयान दिया है। कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन हम हार गए थे। चौहान ने कहा कि 7 मई को आधे घंटे तक चली हवाई झड़प में हमारी करारी हार हुई, चाहे लोग इसे माने या न माने। भारतीय विमान मार गिराए गए। वायुसेना पूरी तरह से ठप रही, एक भी विमान नहीं उड़ा। तुमच्याकडे 12 लाख सैन्य आहे का 25 लाख सैन्य आहे का 1 कोटी सैन्य, याला काय अर्थ राहिला नाही, कारण युद्धच होणार नाही, कोणी करूनच देणार नाही तुम्हाला। ते आता आपण ऑपरेशन सिंदूरमध्ये पाहिलं की मिलिटरीची 1 किलोमीटर सुद्धा कुठे हालचाल झाली नाही। ते 2-3 दिवस झालं ते फक्त हवाई युद्ध झालं, मिसाईल युद्ध झालं, आता पुढची युद्ध तशीच होणार आहेत। मग आपल्याला 12 लाख आर्मी ठेवायची काय गरज आहे का? मग त्यांच्याकडे दुसरं काहीतरी काम करून घेऊ आपण। पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो अगर न करो। आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पाडली त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला, त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही। पण कुठेही विमान उडलं की पाकिस्तानचं तुमचं विमान ग्वाल्हेर असेल किंवा भटिंडा असेल किंवा सिरसा असेल तिथं वाढायची शक्यता असल्यामुळं आपलं कंप्लीट एअरफोर्स ग्राउंड झालं। सोचिए, पाकिस्तान तक जब कांग्रेस के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री का यह बयान पहुंचेगा तो वो किस कदर दुष्प्रचार के लिए इसका इस्तेमाल करेगा। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए पीएम ने कांग्रेस को इसे लेकर खूब फटकार लगाई थी। सेना का विरोध, सेना के प्रति एक पता नहीं नेगेटिविटी, ये कांग्रेस का पुराना रवैया। अब आज की वो खबर जिस पर संसद के भीतर से लेकर संसद के बाहर तक काफी हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुआ। विपक्ष के सांसद पुरानी संसद भवन की छत तक जाकर विरोध जताने लगे। खबर मनरेगा की जगह नए नाम से विकसित भारत रोजगार गारंटी आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBG रामजी बिल पेश किया गया। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि महात्मा गांधी के विचारों का सीधा अपमान हो रहा है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि महात्मा गांधी हमारे दिलों में बसते हैं। इस बीच खबर यह है कि सरकार ने कल सुबह 9:30 से 10:30 तक संसद भवन परिसर में तमाम सांसदों के लिए विकसित भारत जी राम जी बिल को लेकर ब्रीफिंग सेशन रखा है, जिसमें सभी सांसदों को बिल के बारे में जानकारी दी जाएगी। कांग्रेस ने लोकसभा में अपने सांसदों को 3 दिन का व्हिप इस बीच जारी किया है। और बापू ही कहते थे राम हमारे रोम रोम में रमे हैं। आज ये सरकार भगवान राम और महात्मा गांधी में फर्क करने की कोशिश कर रही है। जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ है। महात्मा गांधी का नाम निकालने पे तुले हुए हैं। ये पूरा बिल महात्मा गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप है, राम राज की स्थापना के लिए है। सरकार में उनके लोगों को गांधी का नाम अब बर्दाश्त नहीं है। संसद में जी राम जी विधेयक पेश हुआ तो अंदर से बाहर तक कोहराम मच गया। प्रियंका गांधी समेत विपक्षी सांसद महात्मा गांधी की तस्वीर लेकर केंद्र सरकार के नए कानून का विरोध कर रहे थे। रोजगार की गारंटी वाले पुराने कानून की जगह नए कानून को लेकर विपक्षी दलों की सबसे बड़ी आपत्ति बापू के नाम को लेकर ही रही, क्योंकि नए कानून से महात्मा गांधी का नाम हट गया है। विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। विपक्ष के सभी नेताओं ने एक सुर से मनरेगा का नाम VBG राम जी करने का विरोध किया तो पुराने कानून को खत्म करके नया कानून बनाने की मंशा पर भी तमाम सवाल उठाए। बड़ी आपत्तियां ये थी कि मनरेगा कानून में 90% खर्च केंद्र देता था, अब नए कानून में 40% राज्यों को वहन करना होगा। मनरेगा कानून में मांग के हिसाब से योजनाएं बनती थी, अब केंद्र के तय मानदंड और बजट के हिसाब से बन पाएंगी। मनरेगा कानून में कामबंदी का कोई वक्त नहीं था, अब साल में 60 दिन की कामबंदी जरूरी कर दी गई है। इसके पहले कई
रोजगार की योजना आई। एक योजना का नाम था जवाहर रोजगार योजना, बाद में कांग्रेस ने जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल दिया। तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान हो गया? महात्मा गांधी मनरेगा में 90% अनुदान केंद्र से आता था। इस विधेयक द्वारा ज्यादातर प्रदेशों में अब 60% आएगा, इसको घटाया गया है। ओके सर, इससे प्रदेशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत भार होगी और खास तौर से ये वे प्रदेश जिनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही केंद्र की ओर से जीएसटी के बकाये के इंतजार में है। सरकार का कहना है कि राज्यों की लागत बढ़ेगी तो जिम्मेदारी भी आएगी। वैसे भी राज्य पहले से साजो सामान में 25% और 50% प्रशासनिक खर्च देते ही थे। अब निगरानी से पैसे बचेंगे तो ज्यादा बजट भी नहीं बेकार जाएगा। लेकिन सरकार के समर्थक टीडीपी के नेता भी अब फिक्र में हैं कि राज्य रोजगार गारंटी का खर्च कहां से उठाएंगे। So those 2,000 crores out of 5,000 crores, 40% will be there, 2,000 crores. As a cash-strapped state like Andhra Pradesh, we are working out how to fulfill that 2,000 crores from the state coffers. But as I mentioned earlier, from the time of bifurcation, we are cash-strapped. जो देश हित में बिल पारित करना है वो तो हम पारित करके ही रहेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय। बीजेपी का कहना है कि 20 साल में देश बहुत बदल गया, इसलिए मनरेगा की जगह बीबी जी राम जी की जरूरत है। सरकार का तर्क है कि इस कानून से भारत के वयस्क नागरिक को साल में 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी। पुराने कानून में बदलाव जरूरी थे क्योंकि एमपीसी और नाबार्ड रिसर्च कहता है कि गरीबी 2011-12 के 25.7% से घटकर 23-24 में 4.86% बच गई। ऐसे में पुराना कानून प्रासंगिकता खो रहा था, भ्रष्टाचार बढ़ गया था, लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहे थे। मिसाल के तौर पर पश्चिम बंगाल के 19 जिलों में काम हुए नहीं, पैसों का दुरुपयोग हुआ, नियमों का उल्लंघन हुआ। बंगाल ही नहीं, इस साल तो 23 राज्यों में निगरानी की गई तो काफी गड़बड़ी का पता चला और 2024-25 में राज्यों में कुल 196.67 करोड़ रुपए गबन कर दिए गए थे। महामारी के बाद सिर्फ 7.61% परिवारों ने 100 दिन पूरे किए थे। कांग्रेस तो यूपीए तो केवल मनरेगा लेके आई थी, लेकिन 2,13,220 करोड़ रुपया यूपीए की सरकार ने मनरेगा पर खर्च किए थे। हमने 8,53,810 करोड़ रुपया गरीबों के कल्याण के लिए खर्च किए और इस योजना को और मजबूत करने की कोशिश की। और आज भी माननीय अध्यक्ष महोदय, तकलीफ क्या है? 100 दिन की गारंटी के बजाय हम 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि नए कानून के जरिए केंद्र राज्यों पर आर्थिक दबाव बढ़ाएगा और पंचायतों को अपनी मर्जी के हिसाब से काम की छूट नहीं रह जाएगी। हालांकि केंद्र सरकार की दलील है कि नए कानून के आने से धांधली का एआई से पता लगाया जा सकेगा। अब जी राम जी के कामों की निगरानी के लिए केंद्रीय और राज्य की संचालन समितियां होंगी। गांव के विकास के लिए जरूरी 4 प्रमुख क्षेत्रों का विकास हो सकेगा। पंचायतों की निगरानी भूमिका बढ़ेगी, जीपीएस और मोबाइल आधारित निगरानी बढ़ेगी। काम का रियल टाइम मिस डैशबोर्ड मेंटेन किया जाएगा और उसके साप्ताहिक सार्वजनिक ब्यौरे भी पेश किए जाएंगे। केंद्र की ओर से मनरेगा कानून रद्द करके जी राम जी कानून लाने के पीछे तमाम तर्क दिए गए, जिसमें पिछले 10 साल में मनरेगा में चरणबद्ध सुधार के बावजूद कामयाबी नहीं मिलने पर उसे बदलने की कोशिश की गई। सरकार का कहना है कि मोदी सरकार से पहले मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 48% थी, जो 10 साल में बढ़कर 56.74% हो गई। 2013-14 में आधार सीडेड सक्रिय श्रमिक सिर्फ 76 लाख थे, जो अब 12.11 करोड़ तक हो चुके हैं। 12 साल पहले आधार से जुड़े भुगतान नहीं होते थे, जिसमें अब 11.93 करोड़ मजदूरों को हो रहा है। इसी तरह पहले मनरेगा की संपत्तियों की जियो टैगिंग नहीं होती थी, लेकिन अब 6.44 करोड़ से अधिक संपत्तियां जियो टैग्ड हैं। 2013-14 में ई पेमेंट भी सिर्फ 37% होता था, जो अब 99.99% हो चुका है। बावजूद इसके जब 2024-25 में 100 दिन की जगह औसत 42 दिन ही काम हो सका, तो इस कानून को नए स्वरूप में लाना जरूरी था। आज तक ब्यूरो। अब आपको प्रधानमंत्री मोदी की कार डिप्लोमेसी की झलक भी दिखाते हैं। रूस के राष्ट्रपति को अपनी गाड़ी में बैठाकर स्वागत करने वाले पीएम मोदी का आज दो देशों में ऐसा ही स्वागत सत्कार हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी
जॉर्डन का दौरा पूरा करने के बाद इथियोपिया पहुंच गए हैं। राजधानी एडिस अबाबा के एयरपोर्ट पर इथियोपिया के पीएम अबी अहमद अली ने गले लगाकर जब पीएम का स्वागत किया। इथियोपिया के पीएम अहमद अली खुद कार चलाकर नरेंद्र मोदी को होटल ले गए। उन्होंने रास्ते में पीएम को साइंस म्यूजियम और मैत्री पार्क भी दिखाया। यह पीएम का पहला इथियोपिया दौरा है। वो यहां 2 दिन के राजकीय दौरे पर हैं। इथियोपिया की तरह जॉर्डन के क्राउन प्रिंस भी मोदी को अपनी गाड़ी में बैठाकर म्यूजियम ले गए थे। मोदी कल शाम जॉर्डन पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जॉर्डन किंग अब्दुल्ला से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच 5 अहम समझौते हुए हैं। इस वर्ष हम अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं। यह मील का पत्थर हमें आने वाले कई वर्षों तक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। पश्चिम एशिया में इस वक्त जबरदस्त उथल पुथल है, खासकर पाकिस्तान के लिहाज से, जिसने सऊदी अरब के साथ नेटो जैसा रक्षा समझौता करके मिडिल ईस्ट में नई चुनौती पेश कर दी। सवाल ये कि जिस जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला महीने भर पहले पाकिस्तान आए, जिस जॉर्डन को पाकिस्तान अपना करीबी दोस्त बताता है, उस जॉर्डन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट में अपने दौरे के लिए क्यों चुना है? This visit reflects decades of friendship, mutual respect and productive cooperation between our two nations. सबसे पहले ये तस्वीर देखिए जो जॉर्डन में पीएम मोदी को मिले खास सम्मान से जुड़ी है। जॉर्डन के क्राउन प्रिंस खुद प्रधानमंत्री मोदी को गाड़ी चलाकर म्यूजियम लेकर जाते हैं। क्राउन प्रिंस पैगंबर मोहम्मद की 42वीं पीढ़ी के वंशज हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में तस्वीर साझा करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि महामहिम रॉयल क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला के साथ द जॉर्डन म्यूजियम जाते हुए। My dear brother, Prime Minister, under the great leadership of Prime Minister Modi, India has witnessed great growth. तो जॉर्डन भारत से करीबी चाहता है, लेकिन वो तो सऊदी अरब और यूएई भी चाहते हैं। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें क्यों नहीं चुना? मुझे पूरा विश्वास है कि आज की बैठक से हमारे संबंधों में गति और गहराई एक नया रूप धारण करेगी। पश्चिम एशिया में जॉर्डन की पहचान एक उदार देश की है, जिससे करीबी एक साथ कई कारणों की वजह से जरूरी है। जॉर्डन खुद को कट्टरपंथ, उग्रवाद और आतंकवाद के खिलाफ मजबूत गढ़ के रूप में पेश करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये देश गाजा में शांति प्रक्रिया में अहम रोल निभा रहा है। इसके अलावा जॉर्डन भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए भी अहम है, क्योंकि यहाँ की जॉर्डन इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी भारत को फास्फोरिक एसिड बनाकर भेजती है। इस तरह खाद्य सुरक्षा को लेकर भी इसकी अपनी अहमियत है। जॉर्डन में एनआरआई के स्वामित्व वाली 15 से ज्यादा कपड़े की कंपनियां हैं, जो अमेरिका समेत दुनिया भर को कपड़ा निर्यात करते हैं। इसके अलावा जॉर्डन में 17,000 से ज्यादा भारतीय रहकर काम करते हैं। हम ट्रेड, फर्टिलाइजर्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रा और पीपल टू पीपल टाइज जैसे क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ाएंगे। योर मैजेस्टी, वैश्विक स्तर पर भी हम करीबी संपर्क में रहे हैं। गाजा पर शुरुआत से ही आपकी बहुत सक्रिय और सकारात्मक भूमिका रही है। हम सभी की आशा है कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। आतंकवाद के विरुद्ध हमारा साझा और स्पष्ट रुख है। जॉर्डन को लेकर एक और अहम बात IMEC यानी भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा है, जो भारत से यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल से आगे बढ़कर ग्रीस होते हुए यूरोप के मार्केट तक जाएगा। इस कॉरिडोर से भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच कारोबार बढ़ेगा। सीधे यूरोप तक भारत की पहुंच बढ़ जाएगी। भारतीय कंपनीज जॉर्डन के मार्ग से USA, कनाडा और अन्य देशों की मार्केट तक पहुंच सकती है। मैं यहां आई भारतीय कंपनियों से इन अवसरों का पूरा लाभ उठाने का अनुरोध करूंगा। फ्रेंड्स, भारत आज जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। मैं जानता हूं कि बिजनेस की दुनिया में नंबर्स का महत्व होता है, लेकिन यहां हम सिर्फ नंबर्स गिनने नहीं आए, बल्कि हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने आए हैं।
जॉर्डन में भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा 37 वर्ष बाद हो रहा है। पीएम मोदी पिछली बार साल 2018 में फिलिस्तीन जाते वक्त जॉर्डन से गुजरे थे। इसके बाद जॉर्डन के राजा भारत आए थे। भारत और जॉर्डन ने अपने कारोबार को 45,000 करोड़ तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। खासकर खाद्य के मामले में सहयोग बढ़ाने को लेकर भारत की दिलचस्पी। इस तरह सऊदी अरब और इजराइल के बीच का ये छोटा सा देश भारत के हिसाब से बड़ा अहम है। भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत की ग्रोथ रेट 8% से ऊपर है। ये ग्रोथ नंबर प्रोडक्टिविटी ड्रिवन, गवर्नेंस और इनोवेशन ड्रिवन पॉलिसीज का नतीजा है। आज जॉर्डन के हर बिजनेस, हर इन्वेस्टर के लिए भी भारत में अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। दुनिया इस वक्त भारत को नए ग्रोथ इंजन के रूप में देख रही है। जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को 50% टैरिफ लगाकर दबाने की कोशिश की, जिसके आगे भारत ने घुटने टेकने से इनकार किया, और अब जिस तरह से भारत की इकोनॉमी ने तेज रफ्तार अख्तियार कर ली है, उसकी वजह से भारत की अहमियत जॉर्डन से लेकर इथियोपिया और अफ्रीकी देशों के लिए बढ़ गई है। दुनिया देख रही है कि भारत पर ट्रंप के टैरिफ का असर नहीं हो रहा है। जिस भारत की इकोनॉमी को डोनाल्ड ट्रंप ने डेड बताया था, वहीं सबसे तेज रफ्तार से भाग रही है। ट्रंप और दुनिया ये देखकर हैरान है कि भारी भरकम अमेरिकी टैरिफ के बावजूद अमेरिकी कारोबारी भारत से जमकर खरीदारी कर रहे हैं। भारत का अमेरिका को होने वाले निर्यात में उछाल आया है। सबसे अच्छी बात यह है कि अमेरिका की तरह चीन को होने वाले निर्यात में भी बढ़त देखने को मिली है। मतलब भारत किसी के भरोसे नहीं है। याद कीजिए, जब भारत पर अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने की वजह से अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाकर कुल टैरिफ को 50% तक पहुंचा दिया था, तब हमने मांग की थी कि सरकार अपने निर्यात को डाइवर्सिफाई करे, मतलब अमेरिका पर निर्भरता कम करे। आंकड़े बताते हैं कि भारत इसी रास्ते पर जा रहा है। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की हवा निकल गई। नवंबर में अमेरिका को होने वाले निर्यात में 21% का इजाफा हुआ है। अमेरिका को होने वाला निर्यात $5.71 बिलियन से करीब $7 बिलियन हो गया है। माना जा रहा है कि जब भारत और अमेरिका में ट्रेड डील होगी तो अमेरिका को होने वाले निर्यात में और भी बढ़ोतरी संभव है। अमेरिका को खबरदार करने के लिए भी ये आंकड़े काफी होंगे। सबसे अहम बात यह है कि भारत का निर्यात अमेरिका की तरह चीन से भी बढ़ गया है। इस साल अप्रैल से नवंबर के बीच चीन को होने वाले निर्यात में 32.83% की बढ़ोतरी हुई है और भारत का चीन को निर्यात इस दौरान $12.22 पहुंच गया है, जो पिछले साल इसी दौरान, माफ कीजिएगा, $12.22 बिलियन पहुंच गया है, जो पिछले साल इसी दौरान $9.20 बिलियन था। चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है और इसमें कमी हमारे लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है। इस साल अप्रैल महीने में चीन को होने वाला निर्यात $1.39 बिलियन था, जो मई में बढ़कर $1.62 बिलियन पहुंच गया। फिर सितंबर में यह घटा, लेकिन नवंबर में यह $2.20 बिलियन हो गया। इस तरह चीन के साथ हम भी हमारा कारोबार बढ़ रहा है, जो हर लिहाज से शुभ समाचार है। अमेरिका और चीन हमारे सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं। अमेरिका को हम सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं और चीन से सबसे ज्यादा आयात करते हैं। इसीलिए अगर इन देशों को हमारा निर्यात बढ़ता है तो इसका असर देश के कुल निर्यात पर पड़ना तय है। ऐसा हुआ भी है। पिछले साल भारत का कुल निर्यात $64 बिलियन था, जो अब करीब $74 बिलियन हो गया है। इसका बढ़ना तय है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील आखिरी चरण में होने के दावे हो रहे हैं। अगर अमेरिका से टैरिफ घटा तो भारत का निर्यात बढ़ना तय मानिए। गोवा अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स को 2 दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दोनों भाइयों को गोवा पुलिस के हवाले किया है। गोवा के नाइट क्लब अग्निकांड में 25 लोगों की जान चली गई। पिछले 3 दिन में कोलकाता से लेकर हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली में अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के प्रोग्राम में आपने उनको देखने, उनके साथ फोटो खिंचवाने की चाहत रखने वालों की दीवानगी देखी सुनी होगी।
लेकिन सवाल है कि इससे देश की फुटबॉल को क्या मिला। जिस भारत देश में 31 करोड़ से ज्यादा लोग फुटबॉल प्रेमी हैं, वहां भले मेसी के साथ स्पेशल फोटो खिंचाने के लिए 10 से 11 लाख रुपए का टिकट लोगों ने लिया, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि भारतीय फुटबॉल संघ को अपनी ही लीग को कराने के लिए कोई नहीं मिला। एक तरफ मेसी की दीवानगी जो देश के 4 महानगरों में देखी गई, लेकिन खबरदार करता सवाल तो दूसरी तस्वीर में है, जहां भारतीय फुटबॉल के सामने उसका सबसे बड़ा संकट खड़ा रहा, जब पिछले महीने पता चला कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी AIFF अपनी प्रीमियम टूर्नामेंट इंडियन सुपर लीग के लिए कमर्शियल पार्टनर तक तलाशने में फेल हो गया। इसीलिए खबरदार करते सवाल को समझने की जरूरत आन पड़ी है कि क्या ये भारतीय फुटबॉल की विडंबना है, जहां मेसी को देखने के लिए तो लाखों हैं, लेकिन देश के फुटबॉल को देखने के लिए नहीं। मेसी को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में घूमते हुए देखने के लिए 50,000 से अधिक लोगों ने प्रति टिकट 4,500 रुपए से लेकर बाद में दावा है कि 50,000 रुपए तक ब्लैक में दे दिए। सिर्फ कोलकाता ही नहीं, इसके बाद हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली तक मेसी को देखने की दीवानगी में स्टेडियम के सारे टिकट बिक गए। दावा ये तक कि दिल्ली में 200 लोगों ने पहले ही मेसी के साथ फोटो खिंचवाने और हाथ मिलाने के लिए 100 लोगों की सीटें बुक की थी, जिसकी कीमत प्रति व्यक्ति 11,74,000 रुपए रही। यही हैदराबाद में भी मेसी के साथ अलग से फोटो खिंचवाने के लिए रेट रहा। लेकिन एक हकीकत यह भी कि जहां महानतम फुटबॉलर मेसी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए दावा है, 23 करोड़ रुपए से ज्यादा का स्पेशल टिकट लोगों ने खरीदा, जहां मेसी के पास जाकर सेल्फी लेने, उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए लोगों ने दावा है 23 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। वहीं अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ जो इंडियन सुपर लीग टूर्नामेंट कराता आया था, वो अब की बार आयोजित ही नहीं हो पाया, क्योंकि भारतीय फुटबॉल संघ ने जो 37 करोड़ का प्रस्ताव रखा था, उस पर किसी ने बोली ही जमा नहीं की। यानी जिस देश में दावा है प्राइवेट आयोजकों ने 100 करोड़ से ज्यादा का आयोजन मेसी को देखने, दिखाने, फोटो खिंचाने का कर लिया, जिस देश में कहा जाता है कि क्रिकेट के बाद फुटबॉल के 31 करोड़ से ज्यादा खेल प्रेमी हैं, वहां घरेलू फुटबॉल को देखने वाले लोग नहीं मिले। इसकी वजह का और विस्तार करते हैं। ये असम के काछर की नवंबर महीने की कहानी है, जब सिलचर फुटबॉल एकेडमी के खिलाड़ियों ने रेगुलर ट्रेनिंग ग्राउंड को बचाने के लिए एकेडमी के मेन गेट के सामने 1 घंटे तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था। जानते हैं क्यों किया? क्योंकि जहां बच्चे फुटबॉल प्रैक्टिस करते आए, वहां ट्रेड फेयर लगवा दिया गया। जिस ग्राउंड में बच्चे फुटबॉल खेलकर भविष्य में बड़ी किक लगाने की सोचते रहे, वहां तब नवंबर महीने में ट्रेड फेयर के लिए ग्राउंड दे दिया गया। बच्चे कहने लगे कि मैदान खुद जाएगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों के टायर के निशान जहां पड़ जाएंगे, वहां वो फुटबॉल कैसे खेलेंगे। हम लोग जो नेचुरल ग्राउंड जो है, हम लोग उसमें प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अभी जो ट्रेड फेयर है वो यहाँ पे होने वाला है, जिस वजह से बहुत सारे ट्रक, जेसीबीज, क्रेन और बहुत सारे ऐसे ही गाड़ियाँ आ रहे हैं बार बार, और उस वजह से जो उनका जो टायर मार्क्स है वो सब बैठ रहा है, और हम लोग का जो। और अब आज की हर दर्शक को खबरदार करने वाली खबर। अगर आप किसी शादी या ऐसे कार्यक्रम में जाते हैं जहां तेज आवाज में डीजे बज रहा है, तो सावधान रहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां एक शादी समारोह में बजते तेज डीजे की वजह से दावा है कि 9वीं क्लास की छात्रा को हार्ट अटैक पड़ गया और दुखद मौत हो गई। आपके मन में यह सवाल हो सकता है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है? एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे कानों और दिल का सीधा कनेक्शन होता है, यानी जो भी आवाज कानों में पड़ती है वो नसों के जरिए दिल तक पहुंचती है। जब लगातार डीजे का तेज साउंड कानों में पड़ता है तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है, इससे स्ट्रेस, एंजाइटी और डर बढ़ता है। ऐसी स्थिति में कान की नसों में खून गाढ़ा होने लगता है और लंबे समय तक ऐसा रहने से हार्ट अटैक तक हो सकता है।